हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 24 नवंबर 2022 और द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की जितने भी इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड न्यूज़ है वो इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, कल भी हमने एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करी थी, उसी को आगे कंटिन्यू किया गया है और इसमें बेसिकली इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड बहुत सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी गई है। उसी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट की कुछ यहाँ पर आप देखेंगे कमेंट्स के बारे में डिस्कस किया गया। हालांकि कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया है, लेकिन काफ़ी चीज़ें बोली गई है। सबसे पहले बताया गया कि जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, या कह सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन को रन करने वाले ऑफिसर्स होते हैं, लीडिंग ऑफिसर, उनको यस मैन की तरह काम नहीं करना चाहिए। यस मैन इन द सेंस कि भाई सरकार ने बोला यही करना है, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर को एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो डेयर करे, ऐसा जब जरूरत हो प्राइम मिनिस्टर से बात करनी तो डायरेक्टली बात करे, वो हिचके ना उस चीज़ को लेकर। इस तरह की स्टेटमेंट दी गई जस्टिस के एम जोसेफ के द्वारा। इसके अलावा कोर्ट ने गवर्नमेंट को 24 आवर दिए कि आप अपना अपॉइंटमेंट फाइल करके दें और 24 आवर के अंदर इसमें रिस्पॉन्ड करें इस पूरे सिनेरियो को लेकर। सबसे पहले जस्टिस के एम जोसेफ का अगर आप स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली गई है। सबसे पहले बताया गया कि जब हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, कि जब भी किसी भी इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस की, तो इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं होता कि अनरली हॉर्स हो। इसका मतलब होता है कि जिस पर कोई कंट्रोल ना हो, है ना। रूल अनरूली का मतलब होता है बेसिकली रूल से जो बंधा हुआ ना हो, या बिना रूल्स के फॉलो करता हो, या जिसको बेलगाम घोड़ा आप हिंदी में बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसका मतलब ये है कि इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आप रूल्स के साथ कंटिन्यू करें, बट आप ये भी होना चाहिए कि आपको डिस्क्रिशन होना चाहिए कि जहाँ भी आपको इंडिपेंडेंस शो करनी है, एक्सरसाइज करनी है, वहाँ पर आप अपने विवेक को, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करिए, उसमें आप हिचके ना। इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है हियर कर रही बहुत सारी पिटीशन को, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फंक्शनल इंडिपेंडेंस को लेकर कहीं ना कहीं क्वेश्चन रेज किए गए हैं। इसमें सबसे पहले ये बताया गया कि जो अपॉइंटमेंट होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उसमें इलेक्शन कमीशन के द्वारा, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर हो, उन सब में कॉलेजियम होता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ओपोजिशन है। इसके अलावा इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे उनका रिमूवल का जो प्रोसीजर, उसकी कॉन्टेक्स्ट में रूल मेकिंग पावर जो इलेक्शन कमीशन को दी जाती है वो सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा के जैसी है। इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट है, बजट है कमीशन का अपना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बताया गया कि जब हम इलेक्शन कमीशन की फ्रीडम के बारे में बात करें, इंडिपेंडेंस के बारे में बात करें, तो कई सारे सवाल है जिसका डेफिनेटली आंसर होना चाहिए और इसको लेकर सरकार से भी जवाब जो हो वो मांगा गया। इसके अलावा वह रिपीट मोड में बताया गया, जैसे मान लेते इलेक्शन कमीशन को ज़रूरत है कि भाई प्राइम मिनिस्टर के अलावा किसी और से बात नहीं करना चाहते, या मेन जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है उससे बात करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनको हिचकना नहीं चाहिए, यस मैन नहीं बनना चाहिए। और जहाँ ज़रूरत हो, फॉर एग्जांपल जब हम इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात करते हैं तो उनके सिक्योरिटी के बारे में बहुत डिस्कस होता है। सिक्योरिटी इन द सेंस नॉट लाइक ए पर्सन की सिक्योरिटी, बट उनके टेन्योर की सिक्योरिटी, कि भाई एक व्यक्ति अपॉइंट किया गया 65 ईयर या 6 साल, इनमें से जो भी पहले कंप्लीट हो वो एक टेन्योर कंप्लीट होना चाहिए। जनरली होता ये है कि जितने भी इलेक्शन कमिश्नर 2004 से अब तक बने हैं उनका टेन्योर बहुत कम रहा है, क्योंकि 65 ईयर के बहुत ही क्लोज होते हैं। कईयों का मतलब आप देखेंगे 1-1 साल का है, कई 2 साल के, तो बहुत ही कम टेन्योर उनका रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में बताया गया कई सारे सवाल है, कई सारी चीज़ें जो एक तरीके से हमारे जो अटॉर्नी जनरल, उनसे सवाल ही पूछा गया और उनसे जवाब मांगा गया कि आप 24 आवर के अंदर रिस्पॉन्ड करिए जो क्वेश्चन है उसके बारे में, राइट। इसके बाद इसके ठीक राइट हैंड साइड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेगी, वो स्कॉटलैंड के बारे में। स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्थर्न आयरलैंड और इंग्लैंड, इन चारों को मिलाकर अगर हम बात करें बनता है यूनाइटेड किंगडम, है ना। कई बार एक वर्ड यूज होता है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में अगर आप नॉर्थर्न आयरलैंड को निकाल देंगे तो ग्रेट ब्रिटेन होगा। इसके अलावा सिंपल अगर आप इंग्लैंड बोल रहे हो तो आप केवल इंग्लैंड कंट्री के बारे में बात करें। जब भी यूनाइटेड किंगडम वर्ड यूज होगा तो उसमें 4 कंट्री इंक्लूड की जाएगी, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्थर्न एक तरीके से आयरलैंड, इसके अलावा वेल्स, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर बेसिकली क्या डिस्कस है, स्कॉटलैंड गवर्नमेंट के द्वारा, स्कॉटलैंड पार्लियामेंट के द्वारा एक एफिडेविट फाइल किया गया था यूके की कोर्ट में
यूके की कोर्ट ने कहा कि स्कॉटलैंड जो है वो इंडिपेंडेंस के लिए रेफरेंडम करवाने के लिए फ्री नहीं है, यानी उनको परमिशन लेनी पड़ेगी यूके गवर्नमेंट की। यूके की सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है और स्कॉटलैंड रेफरेंडम बेसिकली नहीं करवा सकता। रेफरेंडम क्या होगा? रेफरेंडम का मतलब ये है कि क्या वो यूके के अंदर रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते। हालांकि स्कॉट के जो नेशनल पार्टी लीडर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम रिस्पेक्ट करते हैं कोर्ट के ऑर्डर की, बट आने वाले जनरल इलेक्शन में इसका हम आंसर करेंगे। इसके अलावा जो लास्ट रेफरेंडम हुआ था 2014 में हुआ था, डेविड कैमरून की गवर्नमेंट थी इंग्लैंड के अंदर, और उस टाइम स्कॉटलैंड में मेजोरिटी से यानी 55% लोगों ने कहा था कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यूनाइटेड किंगडम के अंदर ही रहे, हम लोग अलग नहीं होना चाहते इंग्लैंड के साथ, है ना। तो उसी के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया। इसके बाद यहाँ पर एक इश्यू डिस्कस किया गया कुछ एथनिक ग्रुप्स को लेकर, जिसमें कुकी और चिन एथनिक ग्रुप है, और यहाँ पर ये बताया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इस इशू को जो रेज करने वाली है। लगभग 270 ऐसे मेंबर हैं जो बांग्लादेश से डायरेक्टली इंडिया के अंदर मिजोरम के आसपास जो है मिजोरम एंट्री हुई नवंबर 20 को। कुकी चिन कम्युनिटी के लोग हैं। और अगर बात करें इंडिया में, क्योंकि हम लोग कोई हमारे पास रेफ्यूजीज़ को रिलेटेड कोई लॉ नहीं है, और जितनी भी रेफ्यूजी रिलेटेड इंटरनेशनल लॉज हैं या ट्रीटीज़ हैं हमने उनको सिग्नेचर नहीं किया है, और इंडिया में इनको ऑफिशियली डिस्प्लेस्ड पर्सन की तरह कहीं ना कहीं इंडिकेशन किया जाएगा, क्योंकि ये मैटर जो है वो इंटरनेशनल अफेयर का है। तो इसमें होम मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर या विदेश मंत्रालय से बात करेगी। और अगर आप MHA के अकॉर्डिंग बात करते हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अकॉर्डिंग, कोई भी फॉरेन नेशनल अगर कंट्री में विदाउट वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट की एंट्री करता है तो वो इलीगल इमिग्रेंट्स की तरह उसको कंसिडर किया जाएगा, यानी वो अवैध नागरिक की तरह उसको जो है वो कंसिडर किया जाएगा। बांग्लादेश इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट नेबरिंग कंट्री है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री हमारी बांग्लादेश के साथ ही लगती है। मिजोरम से लेकर त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, इन सब से बाउंड्री लगती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जोग्राफिकल बाउंड्री बहुत लंबी चौड़ी है। और आपको याद होगा रोहिंग्या जो एथनिक ग्रुप है वो म्यांमार के इसी पर्टिकुलर एरिया कहीं ना कहीं रखाइन प्रोविंस से लेकर बांग्लादेश और फिर इंडिया में एंट्री करते हैं। और ये बड़ा इशू है इन तीनों कंट्रीज़ में, क्योंकि ओरिजिनल जो है ये वो है म्यांमार के, और बड़ी संख्या में बांग्लादेश में भी रहते हैं और इंडिया के अंदर भी जो है वो स्टे करते हैं। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, पहला क्वेश्चन। अभी हमने कुछ कम्युनिटीज़ के बारे में बात करी जिसमें कुकी और चिन कम्युनिटी है। सवाल ये है कि आंध्र प्रदेश में कई सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं और कई सारी ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जिनके नेम्स पर वहाँ पर कई सारी हिल्स भी है, यानी माउंटेन हिल है। उनके बारे में आपको सीक्वेंस में मेंशन करना है कि कौन कौन सी मेजर हिल्स हैं, और अरुणाचल प्रदेश की मेजर ट्राइबल ग्रुप कौन कौन से हैं उसके बारे में आप नीचे कमेंट करेंगे। आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग जाएंगे डायरेक्ट टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में जो किसी भी टॉपिक को ऑब्जर्व करता है, किसके बारे में एनालिसिस करता है, उसके बारे में जो है वो या उसके बारे में ब्रीफ में डिटेल में एक्सप्लेन करता है। तो हम लोग केवल जिस्ट पढ़ रहे हैं। जिस्ट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक बेसिक आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है या किस टॉपिक के बारे में ये डिस्कस है। सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है सेबी, यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बेसिकली प्लान कर रहे हैं कि मार्केट रमर जो होते हैं उसको कैसे टेकल किया जाए, कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जाए उसके बारे में। और उसी के बारे में यहाँ पर भी मेंशन किया गया है कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नवंबर 12 को उन्होंने कंसल्टेशन किया कि हम लोग चाहते हैं कि मार्केट के अंदर रमर्स, देखो जितनी भी मार्केट जो आपने देखा हो स्टॉक एक्सचेंज और वो सारी चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। और मार्केट के अंदर कोई रमर्स फैलता है या कोई अफवाह फैलती है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक्स के ऊपर और उनकी वैल्यूएशन के ऊपर। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बताया गया कि मार्केट रमर्स के इफेक्टिवली टेकल करने के लिए, उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेशन करता है, ट्राई, सेबी, इसके अलावा इरडा हो गया, इस तरह की एजेंसी जो है वो रेगुलेशन एजेंसी जैसे RBI बैंकिंग रेगुलेशन करती है। तो उसी पर्सपेक्टिव में सेबी भी एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी है। इसके अलावा इसके अंदर यहाँ पर बताया गया कि प्रपोज मेजर के अंदर डायरेक्ट किया गया है कि कोई भी फॉल्स मार्केट सेंटीमेंट अगर कहीं ना कहीं स्प्रेड होती है उसको प्रिवेंट करना है, और किसी भी कंपनी की सिक्योरिटीज़ पर अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो उसको लेकर भी डिस्कस किया गया। इनके अलावा ये बताया गया कि चाहे प्रिंट मीडिया हो, टेलीविज़न हो, डिजिटल न्यूज़ मीडिया हो,
वहाँ पर इनकी जो इन्फ्लुएंस ग्रो कर रही है उसको कैसे काउंटर करना है, कैसे इस तरह के रमर्स को कहीं ना कहीं रोकना है, या तो उनको प्रॉपर वेरीफाई करिए या फिर इनको रेफ्यूटेड करिए। इसके अलावा रेगुलेटर ने ऑब्जर्व किया कि आज के टाइम पे हमें क्विक डिस्क्लोजर करने की रिक्वायरमेंट है, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन में, चाहे वो सोशल मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, उसमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो, यानी रमर्स न फैले और उसका मार्केट पर नेगेटिव इम्पैक्ट न पड़े। यानी कई बार रमर्स की वजह से ना बड़ी बड़ी कंपनियों स्टॉक्स पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें रुक सकती है, या उसको कहीं ना कहीं हम अगर प्रिवेंट करें तो डेफिनेटली मार्केट स्टेबलाइज की तरफ आगे बढ़ेगा। इसके बाद दो इम्पोर्टेंट इवेंट है, उसको लेकर एक रिपोर्ट यहाँ पर मेंशन करी गई है, वो है अल नीनो और ला नीना। ये वेदर पैटर्न है बेसिकली। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, डेफिनेटली आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तब भी आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। और जब भी आप वेदर पैटर्न के बारे में ऑब्जर्व करेंगे तो आपने काफ़ी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर मेंशन किया गया कि एक स्टडी प्रोजेक्ट है क्लाइमेट चेंज के बारे में, उसने सिग्निफिकेंटली ये ऑब्जर्व किया कि अल नीनो और ला नीना वेदर पैटर्न जो है 2030 तक इसके इम्पैक्ट में काफ़ी चीज़ें बदलने वाली है। यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से इनके पैटर्न के अंदर भी बदलाव होगा, और ये लगभग एक डिकेड पहले, यानी लगभग 10 साल पहले ये कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट किया गया है। ये दोनों होते क्या है, यानी अल नीनो और ला नीना, इनका मतलब क्या, ये क्या है बेसिकली, है ना। सबसे पहले अल नीनो बताया गया कि वार्मिंग ऑफ सी वाटर एट द सेंट्रल ईस्ट इक्वेटोरियल पैसिफिक, यानी जो सेंट्रल ईस्ट इक्वेटोरियल पैसिफिक है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, जो पेरू कंट्री है उसके ठीक लेफ्ट हैंड साइड में एक कह सकते हैं कि ओशियनिक करंट है, जो कहीं ना कहीं ओशियन के टेम्परेचर को गर्म करती है, या कहीं ना कहीं उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मॉनसून पर, अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, इंडिया में मॉनसून नेगेटिव हो जाएगी, यानी मॉनसून पर नेगेटिव इम्पैक्ट करता है अगर अल नीनो प्रॉपरली एक्टिव हुआ। ला नीना ठीक अपोजिट है, अगर ला नीना होता है तो ओशियन का टेम्परेचर कूल होता है, और भारत में अगर आप बात करें तो बारिश ज़्यादा होगी, मॉनसून जो उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पॉजिटिव इन द सेंस कि ज़्यादा पॉजिटिव भी हो सकता है, बारिश बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। इसके अलावा अगर मान लेते हैं दोनों कंडीशन के बीच में न्यूट्रल स्टेट बनता है, तब इसको बोला जाता है अल नीनो सदर्न ओसिलेशन। इसके बाद बताया भी गया कि अल नीनो जो है इसकी वजह से वीक रेनफॉल होती है, यानी कम बारिश होगी, और उसके बाद फिर ला नीना होता है तो इसकी वजह से साउथ एशिया के अंदर रेनफॉल इंटेंसिफाई हो सकती है, यानी बारिश बहुत ज़्यादा हो सकती है, और इसकी वजह से हो सकता है कई जगह फ्लड भी आपको देखने को मिले। तो कोशिश होनी चाहिए कि बैलेंस हो दोनों के बीच में, ज़्यादा ना तो अल नीनो या फिर ला नीनो एक्टिव हो, लेकिन इनकी फ्रिक्वेंसी, इनके पैटर्न के अंदर चेंज आ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसी को लेकर यहाँ पर भी डिस्कस किया गया है। अब आप लोगों के लिए सेकंड क्वेश्चन है। आप सबको याद होगा रिसेंट में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की इम्पोर्टेंट समिट हुई COP27, और इस COP27 के अंदर एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया गया, एक फंड क्रिएट किया गया था। आपको नीचे कमेंट करना है कि ये फंड बेसिकली इसका नाम क्या है, और सेकंड जो अगली समिट है, यानी 2023 की जो समिट होगी COP28, वो बेसिकली किस कंट्री के अंदर होने वाली है, ये आपको फैक्चुअली एक तरीके से कमेंट करना है। ये आपके लिए सवाल है सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और जो न्यूज़ वाला सेक्शन है उसके तरफ हम आगे जाएंगे, उसमें देखेंगे किन किन इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम लोग कवर कर सकते हैं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, राइट। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया और यूके के बायलैटरल रिलेशन, खासकर ट्रेड रिलेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। आप सबको पता होगा यूके के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो है 2 चेंज हो चुके हैं बोरिस जॉनसन के बाद। उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर लिज ट्रुस प्राइम मिनिस्टर बनी, कुछ दिन प्राइम मिनिस्टर रही, अब ऋषि सुनक वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में जब बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कमिटमेंट किया था कि दिवाली तक जो है इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। खैर वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हुई और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बदले। इसमें कई सारी चीज़ें जो है देखने को मिलती है। सबसे पहले रिसेंट में जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन दोनों के टाइम पे एक व्यक्ति जो है मिनिस्टर था, यानी हमारे यहाँ पर मिनिस्टर बोलते हैं, वहाँ पर सेक्रेटरीज बोलते हैं। तो उन्होंने अभी भी कमेंट किया है कि पहली बात तो ये है कि जो इलीगल माइग्रेशन का जो इशू है वो कंडीशनल नहीं है ट्रेड टॉक्स में, यानी जब हम इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं तो कंडीशनल नहीं होगी कि भाई माइग्रेशन को लेकर डिस्कस करें, क्योंकि कई बार इंडिया के ऊपर यूके एलिगेशन लगाता है यूके की
इस ट्रेड डील में इशू रेज किया गया कि भाई बड़ी संख्या में जो इंडियंस हैं वो ओवर स्टे करते हैं, ओवर स्टे इन द सेंस कि 10 दिन का वीज़ा दिया गया, 15 दिन तक वहीं रह रहे हैं, ये चीज़ें। इसके अलावा होम सेक्रेटरी का जो कमेंट है, उन्होंने कहा कि माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप जो साइन करी गई थी भारत के प्राइम मिनिस्टर और यूके के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर के बीच में, उनको डेफिनेटली कॉन्ट्राडिक्ट करता, थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन रखता है। खैर, यहाँ पर ये बताया गया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर या ट्रेड डील को लेकर फाइनलाइज करने को लेकर कोई कंटिजेंट नहीं है, जल्दबाजी दोनों की तरफ नहीं की जा रही है, आराम से चीज़ों को ऑब्जर्व किया जा रहा है। और माइग्रेशन और रिटर्न ये जो इशू है, ये अगर हम यूके के पर्सपेक्टिव से देखें तो इनके लिए बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि ये बड़ी संख्या में माइग्रेशन को फेस कर रहे हैं। माइग्रेशन की हैवी इन्फ्लेक्स की वजह से इन्होंने, अगर आप देखें, यूरोपियन यूनियन से अपने आप को विड्रॉ किया था। रिसेंट में फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट इन्होंने किया कि इंग्लिश चैनल को जो इलीगल क्रॉस करते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में आप हमें हेल्प करिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में बताया गया कि जो माइग्रेशन और रिटर्न वाला इशू है, इसमें डेफिनेटली अगर हम बात करें एक सेपरेट इशू है। बाकी जितने भी इश्यूज़ हैं ट्रेड को लेकर वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं सॉर्ट आउट करने को लेकर, कोऑपरेशन कर रहे हैं और ट्रेड डील की तरफ जो हम लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में अगर आपको याद होगा, रिसेंट में G20 में भी यूके के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कमिटमेंट किया था कि भारत और यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, बट इसमें जल्दबाजी नहीं है, यानी क्वालिटी पर फोकस किया जाएगा। इसमें ऐसे जल्दबाजी नहीं कि आज एग्रीमेंट कर दिया, नहीं, इसको आराम से एक एक पॉइंट्स को ऑब्जर्व करने के बाद ये एग्रीमेंट होगा। इसके अलावा माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप की जो बात हो रही है, वो बेसिकली एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 2021 के अंदर मई में। हालांकि बहुत सारे कंसर्न इसको लेकर रेज किए गए। इसके बाद ये बताया गया कि स्ट्रेटजी के अंदर कोई चेंज नहीं है, प्रोटोकॉल जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, लेकिन यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं है। हालांकि उसमें कुछ क्वेश्चन बेसिकली जो उसके सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल माइग्रेशन है, वो अभी भी इश्यूज़ है, उसको में फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर काम किया जा रहा है। और आने वाले टाइम में यूके और इंडिया इस एग्रीमेंट को जो है वो कंटिन्यू करेंगे, और अगर ये डील प्रॉपरली सक्सेसफुल होती है तो इंडिया और यूके दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर आप देखेंगे यूके के पर्सपेक्टिव, और यूके के लिए इंडिया से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे यूके इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहा है। और इसके अलावा यूके अपने ट्रेड को एक्सपेंड भी करना चाहता है बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ, जब से यूरोपियन यूनियन से अपने आप को इन्होंने विड्रॉ किया है। इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इस पर्सपेक्टिव में यूके और इंडिया दोनों के लिए ट्रेड डील बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसके बहुत इंपॉर्टेंट मायने होंगे, राइट। इसके बाद इसके ठीक नीचे भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इस टाइम पे कंबोडिया की विजिट पर हैं। कंबोडिया के अंदर बेसिकली आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के दौरान भारत के डिफेंस मिनिस्टर भी गए, क्योंकि ये आसियान डिफेंस मिनिस्टर प्लस है। प्लस जब भी वर्ड यूज़ होता है तो आसियान की तो मेन मीटिंग है ही, लेकिन उसमें आसपास की कंट्रीज़ को भी इनवाइट किया जाता है कि भाई ये भी इसमें शामिल होगी। इसी दौरान भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि साउथ चाइना सी और कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। साउथ चाइना सी बेसिकली क्या है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये साउथ चाइना सी है, और साउथ चाइना सी पे इसके नाम से ये मत समझ लेना कि ये चाइना की टेरिटरी है, लेकिन चाइना क्लेम करता है कि भाई ये पूरा का पूरा एरिया ना ये है चाइना का। और इसको लेकर वो क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल इन्होंने ये क्लेम करते हैं कि हमने 9 डैश लाइन बना दी है। 9 डैश लाइन बनाने का मतलब ये कि क्लेम को पुख्ता करते हैं। इवन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ सी ने इनके अगेंस्ट रूलिंग करी थी बात, बट फिर भी ये क्लेम करते हैं कि भाई ये तो पूरी टेरिटरी हमारी है। इसी चीज़ का पूरी दुनिया में विरोध होता है कि ये इलीगल क्लेम है, और अगर मान लेते हैं कि इनका क्लेम पूरी दुनिया मान लेगी तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दुनिया का बड़ी संख्या में जो ट्रेड है इस रूट से होता है। अगर 9 डैश लाइन को या इस क्लेम को पूरी दुनिया ने अप्रूव कर लिया तो होगा क्या, ये पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा चाइना की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी में चाइना एक तरीके से लीड पे होगा और हर एक चीज़ के लिए परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। इसके अलावा क्योंकि ये पूरा एरिया फिशिंग के लिए या हाइड्रोकार्बन्स के लिए, बहुत सारे मिनरल्स के लिए बहुत पॉपुलर है, इस कॉन्टेक्स्ट में इस क्लेम का न केवल इंडिया बल्कि
पूरी दुनिया, चाहे वो यूएस हो, बहुत सारी कंट्री वो कहीं ना कहीं विरोध करती है। इवन यूएस बहुत ज़्यादा एक्टिव इसलिए है क्योंकि अगर इस पर्टिकुलर एरिया पर चाइना का क्लेम हुआ तो स्ट्रेटजिकली भी ये बड़ा नुकसान जो है वो यूएस को होगा। इसलिए आप देखेंगे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम पे बहुत सारे सी जो है इस पर्टिकुलर एरिया से यूएस क्रॉस करवाता है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि हमें साउथ चाइना सी को लेकर जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी है उसकी जो एक तरीके से रूलिंग है उसको फुली इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। इसके अलावा कई सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर डिस्कशन किया गया कि हम ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को लेकर कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा और स्टेबिलिटी इस रीजन के अंदर हो, पीस इस रीजन के अंदर हो। इसके लिए डेवलपमेंट ओरिएंटेड चीज़ों पर हमें कंसल्टेशन करना पड़ेगा, उसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। इंडिया कमिटमेंट करता है कि भाई फ्री, ओपन और इंक्लूसिव ऑर्डर होना चाहिए इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सोवरेनिटी यानी हर एक कंट्री की जो अपनी सोवरेनिटी होती है उसकी रिस्पेक्ट करिए, इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करिए। जब भी ये वर्ड होते हैं सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी, इनका बहुत सिंपल सा मतलब है। सोवरेनिटी का मतलब है कि हम अपने डिसीजन लेने में फ्री हैं। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री की टेरिटरी को आप ब्रेक नहीं कर सकते, उसके पर्टिकुलर एरिया पर आप क्लेम नहीं कर सकते, राइट। इंटरनेशनल रूल्स एंड लॉज को फॉलो करिए। इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा जो ट्रांसनेशनल और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की अगर हम बात करते हैं इनके बारे में भी डिस्कस किया गया। इसके अलावा साइबर क्राइम, साइबर अटैक, जो आज के टाइम पे टेररिस्ट या बहुत सारे स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर न्यू टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको लेकर भी डिस्कस किया गया। खैर बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको लेकर यहाँ पर कंसर्न रेज किए गए। अब आप लोगों के लिए थर्ड क्वेश्चन है, ज्योग्राफिकल क्वेश्चन ही। अभी हमने साउथ चाइना सी के बारे में बात करी। साउथ चाइना सी में दो इम्पोर्टेंट आइलैंड है जिसको लेकर काफ़ी डिस्प्यूट होता है। उन दोनों आइलैंड्स के बारे में आपको नीचे कमेंट करना है कि वो डिस्प्यूटेड आइलैंड कौन से हैं। ये आपके लिए थर्ड क्वेश्चन होगा। इसके बाद पेज नंबर 12 पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। एक बहुत छोटी सी ब्रीफ में एक रिपोर्ट दी गई है, एक तरीके से कह सकते हैं कि डेटा प्रोवाइड किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास वीट और राइस यानी गेहूं और चावल का जो है वो सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल है। इसके अलावा फूड सेक्रेटरी ने कहा कि एक्सपोर्ट पर हमने जो रिस्ट्रिक्शन लगाया था उसकी वजह से वीट और फ्लावर या कह सकते हैं कि आटे का जो प्राइस है वो कम हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास ग्रेन के बहुत सारे स्टॉक अवेलेबल है, न केवल डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए बल्कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। जो राशन कार्ड पर जो कह सकते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर या सस्ते दरों पर जो अनाज वितरित किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उसके लिए भी हमारे पास प्रॉपर स्टॉक है। डेटा यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। डेटा को लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और क्योंकि डेटा की अगर हम बात करते हैं ये आपको हर मंथ हर वीक इसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर एमएसपी के बारे में डिस्कस किया गया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में डिस्कस किया गया, वो सारी चीज़ें हैं। एमएसपी के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में एग्रीकल्चर को लेकर कई सारे क्वेश्चन हुए हैं और आने वाले टाइम में भी हो सकता है टेक्निकल टर्म्स में भी कुछ क्वेश्चन हो। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का बहुत सिंपल सा मतलब है कि जब भी मार्केट प्राइस जो होता है वो कम हो जाता है, जो मार्केट प्राइस से अगर कम वैल्यू मिलती है किसानों को या सरकार द्वारा एक फसल का निर्धारित मूल्य यानी इससे मिनिमम पैसा आप उनको नहीं दे सकते या उनकी फसल इतने मिनिमम रुपए में खरीदी जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कमिटमेंट होता है सरकार का। इसके अलावा ये फार्मर्स को भी मोटिवेट करता है, हेल्प करता है कि आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो इस पेज पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है भारत सरकार ने जो एसटी लिस्ट को लेकर एक प्रोसीजर है कि उसमें इंक्लूड करना है कि नहीं करना शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेकर, उसमें किसी भी तरह के बदलाव पर फिलहाल होल्ड कर दिया है। इसका क्या मतलब है इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। और इससे पहले जो टास्क फोर्स ने रिकमेंडेशन किया था कि जो प्रपोजल है उसके अंदर बदलाव करने की रिक्वायरमेंट है। यूनियन गवर्नमेंट ने जो अगर हम बात कर रहे हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स की के अंदर न्यू कम्युनिटीज़ को इंक्लूड करना या उनको बाहर निकालना, इन सब चीज़ों को लेकर प्रोसीजर को कहीं ना कहीं होल्ड कर दिया है। जो पहले वाला प्रोसीजर था उसी को कंटिन्यू किया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जब गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाया था जिसमें ये बताया गया था कि आप इसके बारे में रिकमेंडेशन करिए। गवर्नमेंट के जो टास्क फोर्स उसने कहा था कि जो मौजूदा सिस्टम है, जो आज के टाइम पे सिस्टम है, जो पुराने समय से चला आ रहा है, ये एक तो टाइम टेकिंग है
और ये कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंडा जिसमें अफर्मेटिव एक्शन और इंक्लूजन के बारे में बात करते हैं, इसके बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर डिस्कस किया गया। इसके अलावा जो प्रपोजल अगर हम बात करते हैं जिसमें चेंज के पर्सपेक्टिव से, तो उसमें रिकमेंडेशन किया गया है कि 2014 में जो टास्क फोर्स बना था यहाँ पर एच पांडा की कमेटी की अध्यक्षता में, तो उस में रिकमेंडेशन किया गया था कि इसकी वजह से 40 कम्युनिटीज ऐसी हैं जो या तो एक्सक्लूड होंगी एसटी लिस्ट से या फिर इनको इंक्लूड करने को लेकर, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है। इसी क्राइटेरिया को कहीं ना कहीं इस प्रोसीजर को चेंज करने के बारे में रिकमेंडेशन किया गया था। हालांकि बाद में ये टास्क फोर्स के बारे में अलग अलग टाइम पे कमेंट्स किया गया और फाइनली गवर्नमेंट ने कहा कि ये प्रोसीजर जो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। करंट प्रोसीजर है क्या है ना, किस तरीके से शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले जिस भी रिस्पेक्टिव स्टेट की होती है वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट एक तरीके से लिस्ट को कहीं ना कहीं मेंशन करती है, भेजती है, और ये जाएगा कहाँ पर, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के पास, और ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री इसको भेजेगी आरजीआई के पास यानी रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया के पास, आरजीआई इसको भेजेगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पास, और इसके बाद भेजा जाएगा कैबिनेट में, कैबिनेट इसको अप्रूव करेगी और उसके बाद फिर डिसीजन लिया जाएगा। यानी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है और इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेगी। हालांकि इसको लेकर बताया गया कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट प्रॉपर्ली स्टडी नहीं होती, बहुत सारी कंसर्न इसको लेकर है। यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में किसी ट्राइब को इंक्लूड करने को लेकर या उसको बाहर निकालने को लेकर जो प्रोसीजर है वो बहुत लेंथी प्रोसीजर है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रोसीजर को लेकर फ़िलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि जो पहले से चला आ रहा है उसमें कोई बदलाव फ़िलहाल नहीं होगा, आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं, ये एक अलग इशू है। इंडिया ने अग्नि 3 न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल को की टेस्टिंग करी है। अग्नि सीरीज़ की 5 मिसाइल है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5। हालांकि अग्नि प्राइम और वो अलग अलग वेरिएंट्स हैं, रेंज पे डिपेंड करता है। मान लेते हैं अग्नि 5 की जो रेंज है वो 5,500 किलोमीटर तक रेंज कर सकती है या अटैक कर सकती है। इसको इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और ये न्यूक्लियर कैपेबल है। इसको कहीं ना कहीं INS आर्यन पर इसको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि ऑपरेशनलाइजेशन किया जाता है, न्यूक्लियर ट्राइड होगा ये, यानी ये न्यूक्लियर कैपेबल है और यही इसकी विशेषता है ना, किसी भी मिसाइल का कि क्या वो न्यूक्लियर वारहेड को कैरी कर सकता है नहीं कैरी कर सकता, ये उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद फॉरेन अफेयर या दुनिया में इस टाइम पे क्या चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप इस पेज पे देखेंगे तो आज भी पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है जो एग्ज़ाम से डायरेक्ट लिंक करें, लेकिन कुछ छोटी छोटी न्यूज़ अगेन जैसे टर्की और हालांकि सीरिया के साथ डायरेक्ट इशू नहीं है टर्की का, लेकिन टर्की और कुर्दिश जो एथनिक ग्रुप है उनका पहले से इश्यूज है और उन पर कंटिन्यू अटैक कर रहा है टर्की। और इसी कॉन्टेक्स्ट में बताया गया कि सीरिया के आसपास के जो बॉर्डर्स है उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करने के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। आज के टाइम पे अगर आप पूरी दुनिया को ऑब्जर्व करेंगे तो हर जगह कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं और डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई है अलग अलग इश्यूज़ को लेकर। कुर्द भी एक एथनिक ग्रुप है जो अपनी सर्वाइवल को लेकर, अपनी आइडेंटिटी को लेकर कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। इसके अलावा पूरी दुनिया में आज के टाइम पे फीफा वर्ल्ड कप को देखने वाले का नंबर बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक तरफ चाइना में लोग जो है वो कहीं ना कहीं उसको देखकर चीयर कर रहे हैं, लेकिन चाइना की जो जीरो कोविड पॉलिसी है बहुत सिंपल सा मतलब है कि आदमी चाहे मर जाए लेकिन आपको कोरोना नहीं होना चाहिए। यानी इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन वहाँ पर लगाए गए हैं। हमने हमारे यहाँ पर जैसे ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ था हमने कहीं ना कहीं गुस्सा सरकार के प्रति था कि भाई ये कर क्या रहे हो, लेकिन चाइना के अंदर आप गुस्सा भी इजहार नहीं कर सकते, यानी आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। और अगर एक्सप्रेस करते तो क्या होता है, यहाँ पर आप न्यूज़ देखेंगे, पुलिस बीट प्रोटेस्टिंग वर्कर एट वायरस हिट चाइनीज आईफोन फैक्ट्री। यहाँ पर आपके ऊपर फिर कहीं ना कहीं आपको पीटा जाएगा, आपको जेल में डाला जाएगा और उसके बाद आपकी कोई रिपोर्ट नहीं आएगी कि आप हो कहाँ पे। इसके बाद पेज नंबर 14 है, बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल इंडिया के कॉटन एक्सपोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है और इसके पीछे कई सारी वजह है। पहली बात तो इंडिया का कॉटन थोड़ा सा एक्सपेंसिव वर्ल्ड मार्केट के अंदर, हालांकि इंडिया में जो फार्मर को इस टाइम पे 1 क्विंटल यानी 100 kg रेंज का जो प्राइस मिल रहा है वो बहुत कम हो चुका है। पहले 10 से 15,000 रुपये तक था, बट अब ये 9,000 या उससे कम कहीं ना कहीं हो चुका है। इसके अलावा
यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके ठीक राइट हैंड साइड में G7 ग्रुप जो है इसको लेकर डिस्कस कर रहा है कि जो रशिया की ऑयल पर जो कैप लगाई जाए वो कितनी होनी चाहिए, और ये बताया जा रहा है कि 65 से लेकर 70 डॉलर पर बैरल के आसपास होनी चाहिए। और इसी कॉन्टेक्स्ट में कहीं ना कहीं रशिया के या जो यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्री है ये कॉमन इसको लेकर डिस्कस कर रहा है, और रशिया की ऑयल पर ये इंश्योर किया गया कि 65 से 70 के आसपास एक लिमिट लगा दी जाए। हालांकि ये भी बताया गया कि इससे भी रशिया को बेनिफिट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश है। इसी की वजह से अगर आप इंटरनेशनल प्राइस की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 86-87 के बीच में आपको नज़र आता है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना ताकि इसकी फंडिंग का जो फ़ायदा रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ने में न यूज़ करे, इसको लेकर कहीं ना कहीं ये डिसीजन लिया गया। खैर रशिया इसको मानेगा नहीं मानेगा वो एक अलग इशू है, लेकिन इंडिया के लिए ज़रूरी है कि तेल थोड़ा सा कम रहे, उसकी कीमत कम रहे, क्योंकि हम लोग तो इंपोर्ट करने वाली कंट्री है, और अगर तेल महंगा होगा तो इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें महंगी होने की पॉसिबिलिटी रहती है। फिलहाल द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू ऑल, जय हिंद।